इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रथम तकनीकी सत्र में आज मंचासीन माननीय श्री देवेंद्र राज कंडेल जी, श्रीमती पुष्पा भूषाल जी, माननीय श्री भीम पराजुली जी, आदरणीय श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम जी, आदरणीय डॉक्टर शरद शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर वेंकट रमन जी, इस सत्र की सूत्रधार डॉक्टर अवंतिका पाठक जी, इस सभागार में नेपाल राष्ट्र के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्वज्जन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागीगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आदरणीय प्राध्यापक गण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, ऐसा बहुत कम बार होता है, पर आज एक ऐसा दिन था जब इस बात का सौभाग्य मिला कि अब तक जो संगोष्ठी का प्रत्येक मिनट गुजरा है, मैं उसमें प्रतिभाग कर रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं, मैं प्रसन्नतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि यह भी बहुत कम होता है कि आप जब गोष्ठियों में जाते हैं तो हमेशा आपको ऐसा अनुभव हो कि आपने कहीं किसी मीनिंगफुल डेलिब्रेशन में या किसी मीनिंगफुल डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, किसी सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया है। मैं हृदय से ये बात कहना चाहता हूं कि आज की संगोष्ठी इस अर्थ में निजी तौर पर मुझे भी बहुत लाभान्वित करने वाली है कि भारत नेपाल संबंध, यद्यपि मैं वर्षों से ये मेरे रुचि का और अध्ययन का क्षेत्र रहा है, पर बहुत ही नए ढंग से ऐसे विचारों को जिनको आप पहले अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको नए ढंग से और नए परिप्रेक्ष्य में सुनने का मौका मिला। और मैं इसके लिए आयोजकों को और इस महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जो उद्घाटन सत्र था, ये बात हमेशा कही जाती है कि जब भी हम किसी को सुनते हैं तो उसके जो विचार आते हैं वो उसके कृतित्व से आलोकित होते हैं या प्रभावित होते हैं या उससे उसका परिप्रेक्ष्य बनता है। जो उद्घाटन सत्र था उसमें हमारे साथ बड़े एकेडमिशियंस थे। माननीय कंडेल साहब थे जो नेपाल सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री का पद, महत्वपूर्ण पद, और ऐसे समय में सुशोभित कर चुके हैं जब नेपाल बहुत आंतरिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। तो जो आज के उद्घाटन सत्र की बातें थी वो मुख्य रूप से वो दायरे बता रही थी या वो जैकेट तय कर रही थी जिसमें कि इस संगोष्ठी को आगे बढ़ना है। वो इसके लिए इस विमर्श के लिए भावभूमि तैयार कर रही थी और उन्होंने बेहतर ढंग से किया। उन्होंने इस बात की चौहद्दी तय की, उसकी बाउंड्रीज तय की कि किधर से हमको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। जो प्रथम तकनीकी सत्र है वो इस मामले में बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही मूल्यवान है कि इसमें भी हमें उन लोगों को सुनने का मौका मिला है जो दोनों देशों के संबंधों के निर्धारण करने वाले अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंच पर हमारे 3 अतिथि ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष राजनीति के विभिन्न स्तरों का अनुभव रखते हैं, जिनको हम मान सकते हैं कि वो जनता के पल्स एंड मूड को बेहतर ढंग से समझते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी, पराजुली साहब से ही चर्चा हो रही थी लंच के दौरान,
हम सब अपने जीवन में अलग अलग समय पर परीक्षाएं देते रहते हैं, पर हमारी परीक्षा की जो अवधि होती है वो थोड़ी बाद में आती है, वो लंबे लंबे समय बाद आती है। मान लीजिए हम अपने प्रमोशन के लिए 5 साल बाद या 10 साल बाद एक सिलेक्शन कमेटी के सामने हाजिर होते हैं। विद्यार्थी हो सकता है प्रतिवर्ष देता हो अपनी उपाधि के लिए, लेकिन जो सबसे कठिन परीक्षा देता है और हमेशा परीक्षा देता है वो राजनैतिक व्यक्ति होता है, जिसे हर दिन अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो अपने परीक्षकों के मन को कितना बेहतर ढंग से समझ रहा है और कितना ज्यादा समझ रहा है। तो आज हमारे बीच में ऐसे 3 महत्वपूर्ण लोग थे। हमारे बीच में शिक्षा जगत से डॉक्टर शरद शर्मा जी थे, आदरणीय श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम जी थे, जिन्होंने नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, और इसलिए उनके विचारों में हमने एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन देखा, जिसके बारे में मैं थोड़े थोड़े संक्षेप में सबकी चर्चा करूंगा। पर मैं ये मानता हूं कि इन सभी प्रकार के विचारों से यह संगोष्ठी बहुत समृद्ध हुई है, और जो लोग भी इस संगोष्ठी के निष्कर्षों पर काम कर रहे हैं या निष्कर्षों को संकलित करने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि इसमें उनको बहुत सारे ऐसे सूत्र मिले होंगे। संगोष्ठी के पहले वक्ता, इस सत्र के जो पहले वक्ता थे, आदरणीय श्री देवेंद्र राज कंडेल जी ने, उन्होंने उद्घाटन सत्र में भी अपनी बात रखी थी, और इस सत्र में भी जिस बात पर जोर उन्होंने दिया कि जो दोनों देशों के बीच में धार्मिक सांस्कृतिक सेतु हैं, इनकी मजबूती के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और ये वो सेतु हैं जिन पर अगर हम काम कर सके, उनको मजबूती दे सके, तो दोनों देशों के बीच में जो सदियों पुराने संबंध हैं, और जिस अच्छे तरीके के अतीत के साथ या एक समृद्ध अतीत के साथ इन दोनों देशों की एक संबंधों की विरासत है, उसको भविष्य तक हम लोग ले जा सकते हैं। मैं उनके विचारों से सहमत हूं, और इसलिए भी सहमत हूं कि इस समय पूरी दुनिया का जो डिस्कोर्स है, जैसा मैंने उद्घाटन सत्र में भी कहा था, कि अब वो समय है कि जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कॉल ऑफ द सेंचुरी कहा, जो मैंने उद्घाटन सत्र में भी कहा था, कि क्रिएट एंड कोऑपरेट। कॉन्फ्लिक्ट को हमको अपने डिस्कोर्स से थोड़ा थोड़ा कम और हाशिए पर ले जाना होगा, और ऐसा इसलिए करना होगा कि अब देशों की तकदीर लिखने का ठेका सिर्फ राजनेताओं के पास नहीं। अब हमको जनाकांक्षाओं के अनुरूप राजनीति करनी है। जनता क्या सोचती है, जनता की उम्मीदें क्या हैं, हम जिन युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं, ये युवा क्या आकांक्षा रखते हैं? क्या वो संघर्ष की आकांक्षा रखते हैं या प्रगति की आकांक्षा रखते हैं? तो ये उस डिस्कोर्स का एजेंडा तय करेंगे, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। देशों का इतिहास व्यक्तियों के इतिहास से थोड़ा भिन्न इसलिए होता है कि व्यक्ति के जीवन में हो सकता है 10 वर्ष और 20 वर्ष की बड़ी अहमियत रहती है, पर देशों के संबंधों में 10, 20 और 50 साल कोई अहमियत नहीं रखते। एक बहुत अच्छी बात गौतम साहब ने कही थी कि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार कुछ स्थायी चीजें बनाती हैं और कुछ पारस्परिक व्यवहार बनाते हैं। मैं उसे सूत्र रूप में लेता हूं और ये कहता हूं कि इस पारस्परिक व्यवहार की जो वर्तमान स्थिति है, इसको निर्मित करने की जिम्मेदारी हम पर है। हम उस पारस्परिक व्यवहार को अतीत के घावों के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या भविष्य की कोई सदिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमको तय करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। कल्चरल बॉन्डिंग्स कितनी मजबूत होती हैं और कितना प्रभावकारी होती है, इसका एक छोटा सा जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं कंडेल साहब के संदर्भ में। आज से 20-22 साल पहले की बात है।
और नेपाल के एक मिर्जा दिलशाद बेग के मर्डर केस को रिपोर्ट करने के लिए मैं वहां गया था, और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को लेकर बहुत तनाव में थी, क्योंकि उस समय जो इंक्वायरी ऑफिसर थे श्री ढाल मान थापा जी, वो किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते थे, वो आसानी से रिपोर्टर्स के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। और हम लोग इसी उधेड़बुन में एक दिन पूरा बीत गया। दूसरे दिन मैं सिंह दरबार की तरफ गया और वहां पर मैंने आपका बोर्ड देखा, श्री देवेंद्र राज कंडेल, गृह राज्य मंत्री, और मुझे अचानक याद आया कि मैं गोरखपुर में श्री नंदराज कंडेल जी के परिवार को जानता हूं, और उनके ही पुत्रों से मैंने सुना था कि हमारे एक कजिन वहाँ के नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं। और मैंने एक बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि अपना काम बनाने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड भेजा और उस पर बड़ा बड़ा गोरखपुर लिखा। और आप ये सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा कि वो जो आपका स्टाफ था, वो जितनी तेजी से कार्ड लेकर गया उससे दोगुनी तेजी से वो बाहर निकला और उसने कहा आइए। और जब मैं गया तो आपके सामने था, और आपने मेरी इतनी मदद की कि मैं वहां अपना सारा काम बेहतर ढंग से, न सिर्फ इंक्वायरी ऑफिसर से मिला बल्कि और भी बहुत सारे इसके विषय में मुझे जानकारी मिली, और मैंने अपना काम किया। ये कौन सी चीज थी जिसने मुझे एक अपरिचित देश में एक अपरिचित व्यक्ति से इतनी प्रगाढ़ता दे दी? इस तरीके के सेतुओं का अपना महत्व होता है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी सहमति के सकारात्मक बिंदु हो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती पुष्पा भूषाल जो अधिवक्ता भी हैं और डिप्टी स्पीकर रही हैं प्रतिनिधि सभा की, मैं मैडम, मेरे पास प्रशंसा के शब्द नहीं है। आपका भाषण बहुत ही अच्छा था और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श किया, और दो तीन बातें खास तौर पर जो बात आपने कही कि इस पूरी प्रक्रिया में हमको युवाओं को एड्रेस करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कि ये आगे जो दोनों देशों के संबंधों का निर्धारण होगा वो उन युवाओं की सक्रियता पर और उनके पार्टिसिपेशन पर ही डिपेंड करता है। और आपने बहुत अच्छे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए खास तौर पर, और गौतम साहब ने भी इसको अपने बातचीत में कहा कि हम सीमाओं का प्रबंधन किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हमको वहां पर बिटर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या हम इसको महसूस कर रहे हैं, तो हम कतई ये उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं संभव है। एक पूरा रियलिस्टिक अप्रोच हम लोगों को लेकर चलना चाहिए और छोटी छोटी सभी प्रकार की बाधाओं को हल करना चाहिए। उन सारे सवालों का जवाब हमको अपने युवाओं को देना चाहिए जो मैडम ने अपने भाषण में उठाए थे। क्यों हम इस देश के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, उसके क्या लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे, और खास तौर पर ऐसे उन सभी अध्येताओं के लिए जो भारत नेपाल संबंधों के बारे में एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। श्री भीम पराजुली जी ने, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, और उनके जो भी विचार थे वो उनके अनुभवों और उनके अपने जीवन और उनके अपने विचार से ही निश्रित थे। उन्होंने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और जिसे हम लोग अपने लिए एक सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सदियों का संबंध है, इसे हम मिटा नहीं सकते। और ये बात सुनते हुए मुझे हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं निदा फाजली साहब, तो उनका एक शेर याद आया कि मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। ये हो सकता है कि हमारे रिलेशंस में कोई ऐसा अप डाउन हो, ये संभव है कि हमारे रिलेशंस किसी दौर में बेहतर हो
किसी दौर में कम बेहतर हों या खराब हों, पर हम दुनिया के वो दो देश हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये विशिष्ट संबंध हैं। पराजुली साहब से 100% मैं एग्री करता हूं कि ये सदियों पुराने संबंध हैं, ये मिट नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम जी एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हैं, आप सबने महसूस किया, उनकी बातें आपने बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने एक यथार्थपरक दृष्टिकोण से अपनी बातें रखी। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि आप वक्ता की कुछ बातों से असहमत तो हों, लेकिन इसके बावजूद आपका मन करे कि आप उसको सुनना चाहें। मैं कहीं कहीं आपसे असहमत हो तो रहा था, पर मैं उतनी ही एकाग्रता से आपको सुनना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान बिंदु थे जो उन्होंने अपने भाषण में रखे। और ये बात, ये सारे चीजें, ये सारे आयोजन क्यों होते हैं? हम आमने सामने बैठकर बातचीत जब करते हैं तो वो जो समस्याओं की पोटली होती है वो इसी तरह से धीरे धीरे खुलती है। आप इसको किसी ऑनलाइन डिस्कशन में नहीं हासिल कर सकते, आप इसको किसी टेलीफोन पर या किसी इंटरनेट पर हासिल नहीं कर सकते। जब हम आमने सामने होते हैं और परत दर परत जब बातें खुलती हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्णायक है और हमको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपका अध्ययन का विषय क्या है, पर मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने नैरेटिव बिल्डिंग जैसा इम्पॉर्टेंट विषय उठाया। पूरी दुनिया में, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशन में, नैरेटिव बिल्डिंग का बहुत महत्व है। कोई देश किस तरह से एक बेहतर देश के रूप में उभर सकता है और कोई दो देश अपने बायलैटरल रिलेशंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें अनिवार्यतः नैरेटिव बिल्डिंग का रोल होता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा किया है। अब वो नैरेटिव क्या हो और उस कॉमन नैरेटिव में हम लोग किस तरीके से एक साझा भाष्य तैयार कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बात है जो मैडम ने भी कहा था, गौतम जी ने भी कहा था, कंडेल साहब ने भी कहा था कि ये दो देश ऐसे हैं जिनका रिश्ता ही इस बात पर है कि हम एक दूसरे के प्रति एक सम्मान भाव रखते हैं। एक जमाना था जब बिग ब्रदर थ्योरी और एक इंपीरियलिज्म जैसे इस तरीके के भी विचार आते थे, उसको हवा भी मिलती थी। पर मैं निजी तौर पर, मेरा अनुभव है, मैं बहुत सालों से वहां आता जाता रहा हूं। यहाँ पर भी, जिसको हम लोग कूड़ा घाट में कहते हैं, गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो जहाँ है, वहाँ एक मिनी नेपाल है। मैं बहुत नियमित तौर पर जाता हूँ और कई बार तो ऐसा हुआ है कि उस मिनी नेपाल से मैं बातचीत करके और हमने नेपाल के बारे में विश्लेषण लिखे और उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो उसके ही प्रतिनिधि है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भावना, हो सकता है कि एक छोटे सेगमेंट में हो कभी, या जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग में ये बात प्रभावी हो गई हो, पर आम तौर पर ऐसी बात है नहीं, खास तौर पर भारतीयों के मन में नहीं है। तो हम लोगों को इसको आगे बढ़ना चाहिए और जितने भी जरूरी प्रश्न आपने उठाए हैं, मैं उन सबको बहुत ही वजनदार, बहुत मूल्यवान मानता हूं और इस बात की जरूरत समझता हूं कि हम लोगों को आगे आने वाले समय में इन सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शरद शर्मा जी ने अपने भाषण में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जो वो भी हमारे लिए एक सूत्र का काम कर सकती हैं कि हम, हो सकता है कि जो इरिटेंट्स ऑफ बायलैटरल रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कि तनाव के जो कारक होते हैं या कोई ऐसी चीज जो हमारे रिश्तों को तनाव देती है, इरिटेंट्स जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है कि ऐसी हो, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए, मगर चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारा अभीष्ट ये होना चाहिए कि हमको इसका समाधान ढूंढना है, हमको इस चिंता में दुबले नहीं होना है।
या इस चिंता में इस मूल्यवान वक्त को बिता नहीं देना है। ये एक दृष्टिकोण है, ये एक सूत्र है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सघन यात्राएं बहुत जरूरी हैं। दोनों देशों के लोग जितना एक दूसरे से मिलेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, जितना ही आपस में साझा विषयों पर मनन चिंतन करेंगे, संबंधों की गुत्थियां खुलने में उतनी ही मददगार ये बातें साबित होंगी। और दरअसल ऐसे आयोजनों का एक उद्देश्य भी यही होता है कि हम इस तरीके का एक मार्ग ढूंढ पाएं जिस पर हमको आगे चलना है। ये हमारे लिए कोई एकेडमिक आयोजन, ऐसा एकेडमिक आयोजन नहीं है जिसकी एक बाइंडिंग तैयार करके हमको रखकर और फिर एक दूसरे आयोजन की तैयारी करनी है जैसा आमतौर पर होता है। ये ऐसा नहीं है। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि ये एक बहुत ही सुचिंतित प्रयास है जिसमें माननीय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की अपनी कल्पना है। 2015 के संगोष्ठी में भी मैं था जिसमें वो भी थे, कंडेल साहब भी थे। इस महाविद्यालय में उन्होंने नेपाल अध्ययन केंद्र की स्थापना पर उस समय बहुत शुरू में 20 साल पहले भी जोर दिया था। नेपाल उनकी रुचियों का क्षेत्र रहा है और नेपाल में एक सकारात्मक भारत की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय में उन्होंने कई बार इस तरीके की बातचीत की है। और हम लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि हम लोग जो भी ये प्रयास कर रहे हैं वो एक सकारात्मक बदलाव के लिए कर रहे हैं। ये कोई एक वार्षिक आयोजन नहीं है, ये कोई एक अल्पकालिक महत्व का आयोजन नहीं है। और इसीलिए ये जितने भी विचार रखे गए ये हमको रास्ता देते हैं, रास्ता बताते हैं जिस पर हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छे सत्र में कुछ बहुत अच्छे विचार रखने के लिए मैं आयोजकों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको इस बात का आह्वान करता हूं कि आपने अपनी आज दिन भर की उपस्थिति में इन दोनों देशों के संबंधों के बारे में जो कुछ भी सुना, ये आपके विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। आपको इस पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कही थी। तो इसी तरह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में जिन चीजों को हटा नहीं सकते उनको बेहतर बनाने का प्रयास हमको हमेशा करते रहना चाहिए। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि जिस क्षेत्र में समस्याएं वो हमेशा ही समस्या रहेंगी। ऐसा नहीं होता है। हमने जर्मनी के बीच की दीवार गिरते देखी है और हमने एक बड़े मजबूत सोवियत संघ को बिखरते भी देखा। जैसा गौतम साहब ने कहा, नैरेटिव बिल्डिंग एक बहुत ही की पॉइंट है। हमको पॉजिटिव नैरेटिव्स तैयार करने में और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम्स तय करने में, जैसा कंडेल साहब और अन्य हमारे विद्वानों ने कहा, सांस्कृतिक सेतु को मजबूत करने का, अगर हम ये सारे काम करते हैं तो शायद अब से कुछ वर्ष बाद जब हम इस तरह के आयोजनों में होंगे तो हम संबंधों के एक और उच्च स्तर को और उच्चतम बनाने के रास्तों पर विचार कर रहे होंगे और यही शायद हम लोगों का अभिष्ट भी है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इस सत्र की सूत्रधार को माइक हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद। ज्ञानपुर एवं प्रेरणादायक अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आप